बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च टॉपिक एक डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप 4-5 सेकंड ज़रा टॉपिक को पढ़ लें, जो ऊपर वाली 3 लाइनें। जब आप टॉपिक को पढ़ लेंगे तब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जी, तो आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा और आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। डिटेल डिस्कशन से पहले टॉपिक्स में जो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि मेरी बात आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे देखें, पॉइंट नंबर 1, यूटिलिटी का एक वर्ड यूज हुआ है टॉपिक में। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होगी जिसको या तो एनर्जी जिसके सिस्टम में एक्सपोर्ट करनी होगी या एनर्जी इससे इंपोर्ट करनी होगी। 2 कंडीशनें हो सकती हैं, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। नंबर 2, प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर क्या होता है? प्रोज्यूमर उस कंज्यूमर को कहते हैं कि जो एनर्जी एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है टू और फ्रॉम यूटिलिटी। यूटिलिटी कंपनी से एनर्जी लेता भी है और देता भी है थ्रू नेट मीटर। अब प्रोज्यूमर ने एनर्जी देनी है या प्रोज्यूमर ने एनर्जी लेनी है यूटिलिटी से, तो प्रोज्यूमर की प्रेमाइसिस के ऊपर एक मीटर लगा होता है जिसको हम नेट मीटर कहते हैं, जो बोथ साइड की एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। अगर प्रोज्यूमर एनर्जी यूटिलिटी से इंपोर्ट कर रहा है तो उसको अलग रिकॉर्ड करता है, और अगर प्रोज्यूमर अपनी एनर्जी उसको दे रहा है, यूटिलिटी को दे रहा है, तब भी ये मीटर उसको रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, प्रोज्यूमर को मजीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि एक घर है, उसने अपने घर के रूफ टॉप के ऊपर 20 किलोवाट की सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की हुई हैं, इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो ये जो कंज्यूमर होगा, ये जो घर होगा, ये प्रोज्यूमर बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका अगर लोड, अपना जो लोड है घर का, वो 5 किलोवाट है, तो 15 किलोवाट पीक टाइम जो पीक जनरेशन होगी, दिन का टाइम होगा, धूप होगी, तो इससे इजाफी होगा। तो ये क्या करेगा, इस 15 किलोवाट को एक्सपोर्ट करेगा यूटिलिटी को थ्रू नेट मीटर। तो इसके इन्वर्टर से होके, नेट मीटर से होके सप्लाई चली जाएगी, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी यूटिलिटी की। कंज्यूमर जो सिस्टम यूज करेगा, जो स्ट्रक्चर यूज करेगा अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो यूटिलिटी कंपनी का यूज करेगा। तो कंज्यूमर कुछ हद तक आप क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रिक्ट। ये क्या होता है? जब बहुत सारे प्रोज्यूमर मिल जाएं, एक सेट बन जाए प्रोज्यूमर का, उसको हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल मैंने दी है कि 50 प्रोज्यूमर हैं, 50 घर हो गए हैं, 50 प्रोज्यूमर्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रिक्ट। और अगर हर एक का सिस्टम 20 किलोवाट है तो 50 प्रोज्यूमर हैं, 20 किलोवाट हर किसी की जनरेशन है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट। तो ये एक 1 मेगावाट एक काफी एनर्जी है, तो ये एक हमारा एनर्जी डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। इसी तरह एनर्जी डिस्ट्रिक्ट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सोलर के भी हो सकते हैं, विंड के भी हो सकते हैं।
आगे चलते हैं। यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें प्रोज्यूमर्स होंगे, यूटिलिटी कंपनी होगी, और प्रोज्यूमर या एनर्जी इंपोर्ट करेंगे या एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन ऑफ प्रोज्यूमर। ये बात तो होगी क्लियर कि या एनर्जी इंपोर्ट होनी है या एक्सपोर्ट होनी है। बट अब पॉइंट नंबर 5 को जरा देखें। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किस रूल के तहत करेंगे प्रोज्यूमर? आखिर कुछ सेट पैरामीटर होंगे, कोई लिमिटेशंस होंगी, रूल्स होंगे, या जिसको हम कह लें कोई बाउंड्री होगी या कोई एग्रीमेंट होगा, या उसको दूसरे अल्फाज में कहें कोई कंट्रैक्ट होगा। क्योंकि विदाउट कंट्रैक्ट, एग्रीमेंट, विदाउट रूल अगर चलें तो ना पता चलेगा कि कंज्यूमर कितनी दे रहा है और उसको किस टाइम एनर्जी इंपोर्ट करनी है, किस टाइम एक्सपोर्ट करनी है, एनर्जी का रेट क्या होगा, इंपोर्ट का रेट क्या होगा और एक्सपोर्ट का रेट क्या होगा। क्या ये रेट फिक्स रहेगा थ्रू आउट द ईयर या हर सीजन पे डिपेंड करेगा? वट एवर जो भी उनके कंट्रैक्ट होंगे, जो भी लिमिट्स रूल्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 6 डिस्कस कर रहा है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ROC। ऐसा रीजन जो पॉइंट नंबर 5 में दिए गए रूल्स, लिमिट्स, बाउंड्रीज, एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट, इन सारों का कॉमन बनता है, उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि कॉमन रीजन से क्या मतलब है। मतलब यह है कि कोई रूल्स हैं, कुछ कंट्रैक्ट्स हैं, कोई उसकी लिमिट्स हैं, कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, तो इन सारों को मिलाते हुए जो जो रीजन बनता है, जो लिमिट्स डिफाइन होती हैं कि ये एनर्जी प्रोज्यूमर इस प्राइस पे इंपोर्ट करेगा और इस प्राइस पे एक्सपोर्ट करेगा, उसकी कोई लिमिट्स होंगी, पर यूनिट के हिसाब से होंगी या दिन के हिसाब से होंगी, जिस तरह भी हैं। तो जो जो चीजें हमारे एग्रीमेंट को फॉलो करेंगी, जो जो चीजें कंट्रैक्ट को फॉलो करेंगी, उस रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर कंज्यूमर उस रीजन से बाहर चला जाएगा तो वो हो जाएगा रीजन ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक हो गया। ये इस सूरत में भी हो सकती है कि यूटिलिटी कंपनी ने एक मिनिमम, एक लिमिट लगाई हुई हो कि इतनी एनर्जी लाजमी आपने हमें देनी है, मतलब आपने एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, ये भी है। और अगर उतनी कंज्यूमर उस टाइम में नहीं करता है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, फिक्स नहीं होती है, नहीं करता है, तो वो किस में चला जाएगा? रीजन ऑफ डाइवर्जेंस में चला जाएगा। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो जो कंट्रैक्ट को फॉलो करेंगी, जो लिमिट्स के अंदर होगा, तो वो हमारा होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, SLA तो मैंने आपको समझा दिया है कि उन लिमिट्स को, बाउंड्रीज को हम, जो एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA। अब इसकी दो टाइप्स आ गई हैं। एक हो गया है फिक्स्ड SLA और दूसरा हो गया है SASLA। पॉइंट नंबर 8 को देखें, SASLA। तो पहले हम फिक्स्ड SLA को डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स्ड SLA से मुराद प्रोज्यूमर और यूटिलिटी के दरमियान में जो भी मुआहदा हुआ है, जो भी कंट्रैक्ट हुए हैं या जो लिमिट्स डिफाइन की गई हैं, वो फिक्स हैं। 12 month of the year, 4 week of the month और 24 hours of the day, वो फिक्स हैं, irrespective of ground dynamic realities such as season or weather। सीजन चाहे जो मर्जी हो, स्प्रिंग हो, समर हो, विंटर हो, ऑटम हो,
या वेदर चाहे जो मर्जी हो, जो आपका कंट्रैक्ट है वो फिक्स है। इसका थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है क्योंकि ये मौसम के मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो लोड चेंज होता है, एक सिनेरियो ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। डिवाइस जो चल रही होती हैं वो डिवाइसें ही तब्दील हो जाती हैं सीजन के हिसाब से। इसी तरह वेदर के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। तो फिक्स्ड एसएलए में थोड़ा सा ये होता है कि ये डायनामिक्स नहीं होता है। ये जो चीज़ें एक गर्मी के मौसम के लिए डन की गई हैं वो सर्दी में भी वही एप्लीकेबल होती हैं, या जो समर के लिए अप्लाई की गई हैं विंटर में भी वही होती हैं, ऑटम में भी वही होती हैं, स्प्रिंग में भी वही होती हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। Region created by fixed SLA is known as a fixed region of convergence। एक कंज्यूमर और यूटिलिटी के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट तय पाया है, उसमें उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट पूरे ईयर के लिए फिक्स कर दिए गए कि ये इसी तरह ही होंगे, आपने इसी तरह फॉलो करना है। तो उससे जो रीजन बनता है, रीजन मैंने आपको पहले समझा दिया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे बनता है, लिमिट से, बाउंड्री से, कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये जो रीजन होगा, ये जो कन्वर्जेंस का रीजन बनेगा जो लिमिट्स और बाउंड्रीज की हदूद के अंदर होगा, इसको हम कहेंगे फिक्स्ड आरओसी, फिक्स्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। 8वें नंबर पे आ जाते हैं SCSLA स्टोकेस्टिक अडैप्टिव सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फिक्स्ड एसएलए में तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिक्स्ड एग्रीमेंट है, कोई लिमिट्स है, बाउंड्रीज हैं, वो एक ही डिफाइन कर दी गई हैं, थ्रू आउट द ईयर वो सेम होंगी। इसमें ये होता है स्टोकेस्टिक अडैप्टिव में कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस पे होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन जो आपका एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा, बल्कि जिस डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं ईयर के, डिफरेंट सीजन हैं, डायनामिक्स हैं, तो जो स्टोकेस्टिक है सीजन की, उसको ये इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल 4 contracts for spring, summer, winter or autumn season each for a year। मतलब ये है कि स्प्रिंग का अलहदा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका जो एग्रीमेंट बनेगा वो अलहदा होगा, समर का अलहदा एग्रीमेंट, अलहदा कॉन्ट्रैक्ट, ऑटम का अलहदा, और ये इन सीजन्स की जो डायनामिक्स होंगी, जो रियलिटीज होंगी, उसके हिसाब से बनेगा। तो एनर्जी इसमें ज़ाया भी नहीं होगी, यूटिलिटी का भी इसमें फायदा होगा और कंज्यूमर का भी इसमें फायदा होगा। अब बात करते हैं डायनामिक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या स्टोकेस्टिक अडैप्टिव रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जब एसएलए स्टोकेस्टिक अडैप्टिव हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्मार्ट हो गए, तो फिर क्या होगा, हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो भी फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने इसको इंक्लूड करना है कि स्टोकेस्टिक अडैप्टिव रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या डायनामिक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अकॉर्डिंग टू SASLA। तो क्या बनेगा, स्प्रिंग का एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, समर का दूसरा बनेगा, विंटर का तीसरा बनेगा, ऑटम का चौथा बनेगा। इसी तरह आप डिफरेंट सिनेरियोज ले सकते हैं, डे एक दिन के मुख्तलिफ टाइम ले सकते हैं, पीक ऑफ पीक, ठीक हो गया, घंटे के हिसाब से ले सकते हैं, तो डिफरेंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेंगे। अच्छा, इसमें एक बात जो समझने की वजह है, स्प्रिंग का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हो सकता है कि समर का रीजन ऑफ डाइवर्जेंस हो, ठीक है, और जो समर का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हो सकता है विंटर का रीजन ऑफ डाइवर्जेंस हो, क्योंकि हर का अपना अपना है। तो ये मैं आपको फिक्स्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाता हूँ। ये देखिए ROC, ये एरो है, ये जो लाइनों के अंदर जो रीजन है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, और इसके बाहर ये रीजन ऑफ डाइवर्जेंस हो गया। ये आप इसको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा देख लें, इनको देखने से चीज क्लियर हो जाती है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ स्टोकेस्टिक अडैप्टिव रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, डायनामिक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो SASLA से रिजल्ट होता है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अब ये देखें जरा, इधर आ जाइए, अब 3 बन गए। पहले का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये अंदर वाला,
दूसरा SLA2 से जो रिजल्ट हुआ है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 2 या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 की बेस पे जो होगा वो देख लीजिए, और 3 की बेस पे ये SLA2 का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखें, ROC2 या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 की बेस पे जो है ये वाइडर है देन ROC1। इट मीन अगर हम इसके इस अपर पॉइंट को कंसीडर करें तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो SLA1 में लाई करेगा, ऑलमोस्ट यहां पर माउस के निशान को देखें आप, तो इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर चला गया। इट मीन जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा SLA2 का वो SLA1 में रीजन ऑफ डाइवर्जेंस होगा। इसी तरह आप 3 में देख सकते हैं, ये एज अ एग्जांपल मैंने आपको समझाया। दोबारा पीछे आ गए, यहां तक तो मैंने आपको कुछ टेक्निकल थियोरेटिकल पॉइंट समझा दिए हैं ताकि बात आपको क्लियर हो सके कि है क्या चीज, टॉपिक क्या है। तो मेरा जो काम था वो स्टोकेस्टिक एडाप्टिव सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे था। तो इसको आपने करना इस तरह है, स्टार्ट जो लेना होता है तो डेटा कलेक्शन से आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर उस पर कोडिंग करनी है। किस किस्म का डेटा होगा, विंड स्पीड, सोलर इरेडियंस, एनर्जी होगी, लोड होगा, वगैरह वगैरह। करना क्या है कि आपको डेटा को अरेंज करना है, मंथली कर सकते हैं, आवरली, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, एवरेज वगैरह वगैरह, इस तरह आपने अरेंज करना है। जब डेटा आपका अरेंज हो जाए देन आपने डिफरेंट सिनेरियो प्रपोज करने हैं और उस पर ये डेटा अप्लाई करना है, कोडिंग करनी है। तो कोडिंग के हवाले से अगर आपको हेल्प चाहिए भाई हाजिर है, कोई और इसके बारे में हेल्प चाहिए भी भाई हाजिर है। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ। फर्दर आप मुझे बता देंगे कि आगे मैंने आपको क्या बताना है, तो इंशाल्लाह वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।